हेलो एवरीवन। हिंदखोज डिक्शनरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली वोकैबलरी का। और मैंने पहले के 3 वीडियोस में फोकस किया था ईडियम्स पर, जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, स्पेशली एसएससी सीएचएसएल में। पर आज से उसी में ही का ही पार्ट है। पर अब नॉर्मली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कोई से भी लीजिए, आप बैंकिंग का लीजिए, या रेलवेज का लीजिए, एसएससी का लीजिए, उन सभी में आने वाले ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर फोकस कर रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने ईडियम्स आपको बताए थे, अब के वीडियोस में फ्रेजेस भी कवर किए जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि जो ईडियम्स और फ्रेजेस हैं वो 5 साल पहले के हैं। अभी रिसेंट टाइम में भी जो पूछे गए हैं ईडियम्स और फ्रेजेस, उनको भी मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला है एवरी ट्रिक इन द बुक। एवरी ट्रिक इन द बुक, इसका मीनिंग होता है हिंदी में हर संभव कोशिश। टू डू एवरीथिंग वन कैन टू अचीव समथिंग। कोई व्यक्ति कुछ हासिल करने के लिए जो भी कुछ कर सकता है उसे करना, तो उसे कहा जाता है एवरी ट्रिक इन द बुक। फॉर एग्जाम्पल, सेल्समैन यूज एवरी ट्रिक इन द बुक टू गेट यू टू बाय देयर प्रोडक्ट्स। सेल्समैन जो होते हैं वो आपको अपने उत्पादों को खरीदने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा ना, आप कहीं जाते हैं तो कितनी उसकी खूबियाँ बताते हैं, सब चीज़ बताते हैं कि आप किसी भी तरह से उनके प्रोडक्ट्स खरीद लीजिए। तो हर संभव कोशिश करना, दैट मीन्स एवरी ट्रिक इन द बुक। नेक्स्ट है इन अ नटशेल। बहुत कॉमन है इन अ नटशेल, मीनिंग होता है संक्षेप में, सारांश में। वेरी ब्रीफली गिविंग ओनली द मेन पॉइंट्स। जैसे आप लोग भी मुझे बोलते हैं ना, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैडम फालतू की बात मत बताइएगा, संक्षेप में बताइए, इन अ नटशेल, राइट? जस्ट टेल मी द स्टोरी इन अ नटशेल। बस मुझे कहानी संक्षेप में बताओ। मूव करते हैं नेक्स्ट जो फ्रेज है, ईडियम है, उसकी तरफ। अ मैन ऑफ लेटर्स, साहित्यिक व्यक्ति। अ मेल स्कॉलर और ऑथर, जो बहुत ही साहित्यिक व्यक्ति होता है। आप एक तरह से इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट पर्सन को भी बोल सकते हैं, अ मैन ऑफ लेटर्स, राइट? ही वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स विथ नो इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स। वे एक साहित्यिक व्यक्ति थे जिनकी करंट अफेयर्स मतलब सामयिक घटनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सो मैन ऑफ लेटर्स, साहित्यिक व्यक्ति जो लिटरेचर में काफी इंटरेस्टेड हो, उन्हें कहा जाता है। कैरी समथिंग आउट, ये है नेक्स्ट फ्रेज, जिसका मीनिंग होता है किसी निर्दिष्ट कार्य को करना या पूरा करना, किसी भी कार्य को पूरा करना। इन शॉर्ट, जो भी कार्य आपको असाइन किया गया है उसे पूरा करना। टू डू और कंप्लीट समथिंग स्पेशली दैट यू हैव सेड यू वुड डू और दैट यू हैव बीन टोल्ड टू डू। कोई भी ऐसा काम जो आपको कहा गया है कि आप उसे पूरा कीजिए, उसे पूरा करना। तो उसके लिए आप जो फ्रेज यूज करेंगे, कैरी समथिंग आउट। फॉर एग्जाम्पल, द हॉस्पिटल इज कैरिंग आउट टेस्ट टू फाइंड आउट what was wrong with the treatment. अस्पताल यह पता लगाने की कोशिश के लिए परीक्षण कर रहा है, ये कार्य कर रहा है कि इलाज में क्या गलत था, राइट? सो कैरी समथिंग आउट, दैट मीन्स किसी कार्य को पूरा करना, जो आपको काम दिया गया है या काम बोला गया है उसे पूरा करना। मेक बिलीव, ये है नेक्स्ट वन। मेक बिलीव, कल्पना करना, ढोंग करना। टू प्रिटेंड और इमेजिन, सो सिंपली इमेजिन ना बोल के हम बोल सकते हैं मेक बिलीव। लेट्स मेक बिलीव दैट वी आर द एस्ट्रोनॉट्स, कल्पना करते हैं कि हम अंतरिक्ष यात्री हैं, ओके? या मेक बिलीव, लेट्स मेक बिलीव दैट वी आर गोइंग टू मीट शाहरुख खान या एम एस धोनी। कल्पना करते हैं कि हम शाहरुख खान से मिलेंगे या एम एस धोनी से मिलेंगे। सो मेक बिलीव, कल्पना करना। टू प्रिटेंड और इमेजिन। ऑन अ रोल, रिसेंटली एग्जाम में इसे पूछा गया था। ऑन अ रोल, सफलता के शिखर पर। एक्सपीरियंसिंग अ प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ सक्सेस और गुड लक। हम लोग बोलते हैं ना
कि एक टाइम होता है किसी किसी के साथ कि वो किसी भी चीज़ को छुए तो वो सोना बन जाता है। कुछ भी काम करे, कैसे भी करे, उसे सफलता मिलती ही है। तो उसे ही कहा जाता है ऑन अ रोल। दे हैव वन 9 गेम्स इन अ रो, सो दे आर ऑब्वियसली ऑन अ रोल। उन्होंने लगातार 9 गेम जीते हैं, इसलिए वे स्पष्ट रूप से सफलता के शिखर पर हैं। और ऑन अ रोल की तरह ही एक और ईडियम है रोलिंग इन मनी, राइट? रोलिंग इन मनी, खूब धन दौलत होना, बहुत अमीर व्यक्ति के लिए जिसके पास बहुत पैसा आ जाता है, बहुत पैसा होता है, उसे कहते हैं रोलिंग इन मनी, कि वो तो पैसों में खेल रहा है। बी वेरी रिच, शी इज रोलिंग इन मनी, वह बहुत धनवान है, दौलतमंद है। इन द निक ऑफ टाइम, बहुत कॉमन है, डे टू डे लाइफ में भी हम यूज करते हैं, और इसका मीनिंग होता है ठीक समय पर। ओनली जस्ट इन टाइम, एकदम सही समय पर, न आगे न पीछे, बिल्कुल सही समय पर। वी गॉट देयर जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, हम ठीक समय पर वहां पहुंच गए। तो ना आगे ना पीछे, बिल्कुल सही समय पे, इन द निक ऑफ टाइम। नेक्स्ट है मेक अ बी लाइन, राइट? मेक अ बी लाइन आपने देखा है, मधुमक्खियां है ना, एक लाइन में या एक झुंड में उड़ती हैं, एक के पीछे एक उड़ती हैं, तो वही है मेक अ बी लाइन, जल्दी और सीधे जाने के लिए। हरी डायरेक्टली टू, किसी और, जल्दी से जाना, तो उसे कहते हैं मेक अ बी लाइन। When he saw me in the kitchen, he made a beeline for the door. जब उसने मुझे रसोई में देखा तो उसने दरवाजे की ओर रुख किया, दरवाजे की ओर जल्दी से गया। सो मेक अ बी लाइन, हरी डायरेक्टली टू, किसी की तरफ, किसी और, जल्दी से जाना। फेदर योर नेस्ट, फेदर योर नेस्ट भी एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है, स्पेशली एसएससी में। मीनिंग होता है अपना घर भरना, to make yourself rich, especially in a way that is unfair or dishonest. कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ भी करके सिर्फ अपना पैसा कमाते हैं, अपना घर भर लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता चलता कि अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बस उन्हें हर चीज़ में खुद का घर भरना है, खुद के पैसे कमाने हैं। तो उसे कहते हैं फेदर योर नेस्ट, कि अपने घोंसले को पहले बना लेना। He used to classified he used the classified information to feather his own nest. Classified का एक मतलब होता है गुप्त या गोपनीय। उसने अपना घर भरने के लिए गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल किया। घर भरने के लिए, पैसा कमाने के लिए, गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए उसने गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल किया। शायद उसने किसी और को पास ऑन कर दिया गोपनीय जानकारी। सो फेदर योर नेस्ट, अपना घर भरना, पैसा कमाना। नेक्स्ट है वोट विथ योर फीट। वोट विथ योर फीट, पैर दिखाना। पैर किसको दिखाते हैं? जिसे हम जब हमें नाराजगी जाहिर करनी होती है, राइट, उसे हमें अवॉइड करना होता है, अपना ओपिनियन दिखाना। पर वो ओपिनियन जो होता है वो नॉर्मली नेगेटिव होता है। टू शो योर ओपिनियन by leaving an organization or by no longer supporting, using or buying something. तो वोट विथ योर फीट जब आप देखें तो इसका मतलब होता है कि अपनी नाराजगी व्यक्त करना, स्पेशली उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर या उस चीज के विरोध में जाकर, उसका सपोर्ट ना करके। एंगर्ड बाय द राइजिंग प्राइसेस, द कस्टमर वोटेड विथ देयर फीट एंड बिगिन टू अवॉइड द शॉप। बढ़ती कीमतों से नाराज ग्राहक ने अपनी नाराजगी जाहिर की और उस दुकान से दूर रहने लगा। तो उसने कैसे अपनी नाराजगी जाहिर की? उस दुकान से दूर रह के, और उस दुकान से उसने शॉपिंग करना बंद कर दिया। सो वोट विथ योर फीट, नाराजगी जाहिर करना। नेक्स्ट है डॉग इन अ मैनेजर, कबाब की हड्डी, जिसे हम हिंदी में नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। समवन हु प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एंजॉयिंग समथिंग दैट दे देमसेल्व्स हैव नो नीड फॉर। कुछ लोग अपने आसपास आप देखिए, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उस चीज की जरूरत नहीं होती है, पर फिर भी वो चीज लेते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी दूसरे को वो चीज ना मिले। तो उसे कहा जाता है डॉग इन अ मैनेजर। Why be a dog in the manager? If you are not going to use those tickets, let someone else have them.
कबाब की हड्डी क्यों हो? यदि आप उन टिकटों का उपयोग नहीं करने जा रहे, तो उन्हें किसी और को लेने दें। पर ऐसे लोग नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि हम तो लेके रखेंगे, चाहे हम जाएँ या ना जाएँ। हमें इंग्लिश मूवी समझ में आए या ना आए, पर हम मूवी की टिकट पहले ले लेंगे। तो इस तरह के लिए लोगों के लिए हम बोलते हैं डॉग इन अ मैनेजर। नेक्स्ट है हार्ड ऑन द आईज़। ये भी अभी रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछा गया था। हार्ड ऑन द आईज़ अगर आपसे ये नॉर्मल भी पूछा जाए, तो इसका मीनिंग आपको डिराइव करना बहुत ईज़ी है। आँखों को जो बुरा लगे, राइट? हार्ड, जो आँखों को दिक्कत दे। अगली, इसका मीनिंग होता है अगली, खराब, बदसूरत या बुरा। पर्सनली आई थिंक वीएफएक्स ऑफ न्यू फिल्म इज अ लिटिल हार्ड ऑन द आईज। निजी तौर पर मुझे लगता है कि नई फिल्म का वीएफएक्स थोड़ा बुरा है, मतलब मेरी आंखों को अच्छा नहीं लगा। हार्ड ऑन द आईज या हार्ड ऑन द ईयर्स, ईयर्स दैट मीन्स सुनने में अच्छा नहीं लगना। इसी से मिलता जुलता है इजी ऑन द आईज। अभी पहले हमने क्या सीखा? हार्ड ऑन द आईज या ईयर्स, जो सुनने में बुरा हो, देखने में बुरा हो। और इजी मतलब अच्छा, अपोजिट हो गए एक तरह से। इजी ऑन द आईज या ईयर्स, देखने या सुनने के लिए अच्छा, प्लीजिंग टू लुक एट और लिसन टू। हर पेंटिंग्स आर वेरी इजी ऑन द आईज। उसकी पेंटिंग्स देखने में अच्छी हैं, आंखों को अच्छी लगती हैं, आराम देती हैं। तो उसके लिए यूज करेंगे इजी ऑन द आईज। या जो म्यूजिक सुनने में बहुत सॉफ्ट होता है, स्पेशली ओल्ड मेलोडीज आप सुनते हैं ना, तो वो कानों को बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं इजी ऑन द ईयर्स। मीट एंड पोटैटोस। मीट एंड पोटैटोस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका मीनिंग होता है हिंदी में किसी चीज का सबसे महत्वपूर्ण या मूल भाग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट ऑफ समथिंग। मीट एंड पोटैटोज को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, किसी भी सब्जी में आलू की तो ज़रूरत होती है ना, बिना आलू के तो बहुत कम सब्जियां बनती हैं। कुछ लोग तो होते हैं जो बिना आलू के सब्जियां ही नहीं खाते। तो पोटैटो क्या हुआ? उसका मूल भाग, बहुत इंपॉर्टेंट भाग। तो इस तरह से आप इसको इजीली वे में याद रख सकते हैं। टैक्सेस आर अ मीट एंड पोटैटोज इशू फॉर मोस्ट वोटर्स। अधिकांश मतदाताओं के लिए कर, टैक्स, कर सबसे महत्वपूर्ण है। जब वो वोट देने जाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि टैक्सेस का क्या हाल है। लॉस्ट द प्लॉट, बहुत इजी है। लॉस्ट द प्लॉट, अब प्लॉट क्या होता है? जमीन का एक टुकड़ा भी हो सकता है, और प्लॉट क्या होता है? स्टोरी भी होती है। तो लॉस्ट द प्लॉट, स्टोरी लाइन को खो देना, भ्रमित हो जाना या किसी स्थिति से निपटने में असमर्थ होना। टू नो लॉन्गर बी एबल टू एक्ट नॉर्मली और अंडरस्टैंड what is happening. I'm sorry, I'm losing the plot. Can you explain again? मुझे खेद है, मैं भ्रमित हो रहा हूँ, क्या आप फिर से समझा सकते हैं? या कभी कभी हम बोलते ना, अरे मूवी तो स्टार्ट कहाँ से हुई थी और कहाँ खत्म हो गई, कुछ समझ में नहीं आया। मूवी हैज लॉस्ट द प्लॉट इन बिटवीन, अपनी जो कहानी है वो बीच में खो गई उसकी। चैप्टर एंड वर्स, ये है नेक्स्ट वन हमारा, जो एक अक्सर एग्जाम में पूछा गया है और रिसेंटली पूछा गया है। यथातथ्य संदर्भ, एग्जैक्ट जो रेफरेंस होता है ना किसी बुक से या किसी ऑथर का एग्जैक्ट रेफरेंस, उसे कहते हैं चैप्टर एंड वर्स। टू गिव एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, स्पेशली समथिंग इन अ बुक। आई कांट कोट चैप्टर एंड वर्स बट आई थिंक इट इज अ लाइन फ्रॉम मैकबेथ। मैं आपको यथातथ्य संदर्भ नहीं दे सकता, यथातथ्य संदर्भ एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि यह मैकबेथ की पंक्ति है। ब्रिंग डाउन द हाउस, ब्रिंग डाउन द हाउस, वाहवाही पाना। Make an audience respond with great enthusiasm, typically as shown by their laughter or applause. नॉर्मली जो प्लेज होते हैं या शोज होते हैं, उस टाइम ये यूज़ किया जाता है कि अगर आपको बहुत वाहवाही मिली, सबने बहुत प्रशंसा की, तालियां बजाई, तो ब्रिंग डाउन द हाउस, उसके लिए आप यूज़ करेंगे कि ऑडियंस ने आपको बहुत आपकी तारीफ की। कपिल शर्मा जोक्स ऑलवेज ब्रिंग डाउन द हाउस। कपिल शर्मा के चुटकुले हमेशा वाहवाही पाते हैं। कपिल शर्मा का शो देखते हैं ना, तो अच्छा लगता है सबको, और अगर वो लाइव शो करें तो सभी कोई हंसते हैं, सभी कोई वाहवाही करते हैं, अप्लॉज करते हैं, तालियां बजाते हैं। तो ब्रिंग डाउन द हाउस।
वाहवाही पाना। गिव अ वाइड बर्थ, बचना या दूर रहना। बर्थ, सीट की जो बर्थ होती है ना, उसे भी बोलते हैं। तो दूर-दूर रहना। आप है ना, जब भी आप कोई इडियम या फ्रेज़ देखें, तो कभी-कभी उनके वर्ड मीनिंग से, कोई-कोई वर्ड मीनिंग से अ, उसे याद रखने की कोशिश कीजिए। एक सब कोई इडियम्स और फ्रेजेस के मीनिंग्स तो हम याद नहीं रख सकते, मगअप नहीं कर सकते, तो उसके रेफरेंस से याद रखिए। वाइड बर्थ, जो सीट की बर्थ होती है, दूर-दूर रहती है, तो केवल वाइड बर्थ, दूर-दूर रहना। टू अवॉइड और स्टे फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी से बचना या दूर रहना, किसी चीज़ से, किसी पर्सन से। यू वुड बेटर गिव अ वाइड बर्थ टू अ गाय ऑफ हिज सॉर्ट, बेहतर होगा कि आप उस तरह के लड़कों से दूर रहें, राइट? मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, जो है द इटर्नल चेकआउट। चेकआउट क्या होता है? होटल में जाते हैं, चेक इन करते हैं, चेकआउट करते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, राइट? और इटर्नल क्या हुआ? इटर्नल का मतलब क्या होता है? जो अनंत काल होता है, राइट? तो द इटर्नल चेकआउट मतलब मृत्यु या परलोक, उसके लिए भी यूज करते हैं। ये एक यूफेमिज्म है डेथ के लिए या आफ्टर लाइफ के लिए। डोंट वरी बॉस, वी विल सेंड दैट नो गुड स्नेच टू द इटर्नल चेकआउट। अब यहाँ पर स्नेच का मीनिंग पहले आप समझ लीजिए। चुगलखोर को स्नेच भी बोलते हैं। और इटर्नल चेकआउट, अब ये यहाँ पे यूफेमिज्म है। असली में वो उसको मृत्यु नहीं हो जाए या परलोक नहीं चला जाए, एक आप यूफेमिज्म यूज कर रहे हैं कि अतिशयोक्ति जिसे बोलते हैं ना वो। चिंता मत करिए बॉस, हम उस नो कोट स्नेच यानी चुगलखोर को परलोक भेज देंगे, मतलब उसके साथ अच्छा, उसको कुछ अच्छा नहीं करेंगे। तो ये अतिशयोक्ति है। तो ये थे आज के 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं, और उसमें से कुछ तो ऐसे थे जो अभी रिसेंट लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा, कुछ आपने सीखा होगा। एग्जाम्स की तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, तो ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पहले के वीडियोस के मैंने लिंक्स शेयर किए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ये भी मुझे बताइए, तो मैं आगे के वीडियोस में उन्हें अमल में लाऊंगी। सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में और ईडियम्स और फ्रेजेस के साथ आऊंगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।